जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। दोस्तों, आज हमने आपको सुबह जब डेली करंट अफेयर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, तब हमने आपको शुरुआत में बताया था कि आज 27 जुलाई को एक सीआरपीएफ का स्थापना दिवस हुआ था। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हुआ था। तो आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। तो आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत की जो मिसाइलें हैं, पृथ्वी, अग्नि, इन सब मिसाइलों के योगदान में इनके बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और इन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है, क्योंकि जनता इन्हें राष्ट्रपति के रूप में बेहद पसंद करती थी। खैर, राष्ट्रपति के रूप में तो बहुत से राष्ट्रपतियों को पसंद किया गया है, लेकिन इन्हें उम्मीदवार बनाया, एनडीए सरकार ने इन्हें उम्मीदवार बनाया 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए। तब एनडीए ने तो समर्थन अपना दिया ही था। इसके साथ साथ जो विपक्षी दल था, प्रमुख विपक्षी दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने भी इन्हें समर्थन दिया था। तो ये लगभग 90% मत के साथ ये विजेता बने थे। तो इन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ये याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि 11वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, तो हम बताएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन है, मतलब कौन थे, तो बताया जाएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल जो था 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक था, याद रखिएगा। उस समय जब 2002 में राष्ट्रपति बनते हैं, तब एनडीए की सरकार रहती है देश में। भारत देश में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी मौजूद थे। तो अब हम शुरू करते हैं कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनका जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। और धनुषकोडी नामक गांव कहाँ पे है? रामानाथपुरा जिला है, रामेश्वरम, तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य का जो रामेश्वरम इलाका है, वहाँ पर रामानाथपुरा नामक जिला है। वहाँ के धनुषकोडी नामक गांव में 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम जो था जैनुलाब्दीन था, और इनकी माता का नाम अशीमा था। पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, माता का नाम अशीमा था। हालांकि पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ ही थे, लेकिन फिर भी उन्हें दुनियादारी की समझ उन्हें काफ़ी अच्छी थी। और वो जो थे बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, तो वो मछुआरों को नाव किराए पर देने का कार्य करते थे। तो अब हम ये जानते हैं कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनका जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई। तो उनकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, वो रामनाथपुरम या रामानाथपुरा जो भी है, तमिलनाडु के ही एक स्कूल से हुई। और वहाँ से इन्होंने मैट्रिक पास किया। वहाँ के एक शिक्षक थे अयादुरे सोलोमन से, नाम क्या था उनका, जो शिक्षक थे अयादुरे सोलोमन, उनसे एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही प्रभावित थे। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम का अगर हम पूरा नाम जानना चाहें तो हम बताएंगे एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। क्या नाम था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये पूरा नाम है एपीजे अब्दुल कलाम का। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम के शिक्षक थे अयादुरे सोलोमन, उनसे ये बहुत ही प्रभावित थे। अयादुरे जो सोलोमन उनके शिक्षक थे, वो कहा करते थे कि हमें अपने जीवन में ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। किसको? ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, ये कहा करते थे अयादुरे सोलोमन। तो जब रामनाथपुरम तमिलनाडु से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, फिर तिरुचिरापल्ली चले आते हैं और वहाँ के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में क्या करते हैं? बीएससी फिजिक्स करते हैं। बीएससी फिजिक्स ये पास करते हैं। बीएससी फिजिक्स पास करते हैं। और इन्होंने ये यहाँ पर कुछ सन गड़बड़ लिख गया, आप लोग देख लीजिएगा। और
मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में उपाधि लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, जब अंतरिक्ष विज्ञान में उपाधि ले लेते हैं उसके बाद ये DRDO में कुछ समय तक कार्य करते हैं। DRDO में जब कुछ समय तक कार्य करते हैं उसके बाद ये इसरो में शामिल हो जाते हैं। ये इसरो का जो लिखा हुआ है 1962, शायद 1972 है, थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई, तो 1972 है शायद, ये 1972 में इसरो में शामिल होते हैं। तो इसरो में शामिल हो जाते हैं और इसरो में जब ये शामिल होते हैं तो इसरो की उस समय इसरो में क्या रहता है कि इसरो में जो मिसाइल्स अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उस समय काम किया जा रहा था, प्रक्षेपण यान से संबंधित काम किया जा रहा था। तो उस समय एक भारत का स्वदेशी प्रक्षेपण यान बनाया जा रहा था। कौन सा? फर्स्ट भारत का स्वदेशी प्रक्षेपण यान बनाया जा रहा था, SLV-3। तो उसके निर्माण में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं अपना। फिर इसी ये जो SLV-3 प्रक्षेपण यान ये बनाते हैं, उसी प्रक्षेपण यान के द्वारा जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। कौन से उपग्रह को? रोहिणी उपग्रह को जुलाई 1982 में प्रक्षेपण यान जो इन्होंने बनवाया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था, SLV-3 के द्वारा ही सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। उसके बाद ये 1982 में पुनः कहाँ पहुँचते हैं? DRDO में बतौर निदेशक के रूप में जाते हैं और वहाँ पर ये स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र जो गाइडेड मिसाइल होती हैं वहाँ उनको ये डिज़ाइन करते हैं। क्या डिज़ाइन करते हैं? जो स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र रहते हैं उनको ये डिज़ाइन करते हैं, गाइडेड मिसाइल कहते हैं इंग्लिश में। और ये अग्नि और पृथ्वी, आपने नाम सुना होगा, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से बनाते हैं। स्वदेशी तकनीक से अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को बनाते हैं। इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि ये निदेशक रहते हैं DRDO के। फिर जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहते हैं। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहते हैं। और ये सुरक्षा शोध एवं विकास विभाग के सचिव भी रहते हैं। इसी समय पर सुरक्षा शोध एवं विकास विभाग के सचिव रहते हैं। इन्हीं के इस समय जो कार्यकाल थे रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक जो सलाहकार थे, इन्हीं के निर्देशन में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया था, सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण संपन्न करता है। कब? 1998 पोखरण में। तो जो APJ अब्दुल कलाम थे, इन्होंने किस किस क्षेत्र में पहले कार्य किया? इन्होंने पहले इसरो में कार्य किया, फिर DRDO में इन्होंने सबसे पहले DRDO में कार्य किया, इसके बाद ये इसरो ज्वाइन करते हैं। इसरो में अग्नि, पृथ्वी, इन सब मिसाइलों को अग्नि पृथ्वी तो उन्होंने DRDO में बनाया। जो इसरो में कार्य करते हैं वो इसरो में प्रक्षेपण यान से संबंधित कार्य करते हैं। SLV-3 भारत के स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान था। इसी से जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। फिर ये 1982 में पुनः DRDO में वापस आते हैं बतौर निदेशक और ये अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से बनाते हैं। फिर क्या होता है? जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक ये रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर कार्यरत रहते हैं और इन्हें सुरक्षा शोध एवं विकास विभाग का सचिव भी बनाया जाता है। इन्हीं की देखरेख में भारत 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परीक्षण करता है, सफल परमाणु परीक्षण करता है। अब हम इनकी बुक्स के बारे में जान लेते हैं। इनकी जो बुक हैं, इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, तो इनकी जो बुक हैं, जो इनकी फेमस बुक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने बुक्स तो कई लिखी हैं, तो इनकी जो फेमस बुक है विंग्स ऑफ फायर, जो इनकी जीवनी भी है, विंग्स ऑफ फायर नाम से इन्होंने एक बुक लिखी है जो इनकी जीवनी भी है। गाइडिंग सोल्स डायलॉग ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ, इन्होंने अध्यात्म से संबंधित बुक लिखी थी, गाइडिंग सोल्स डायलॉग ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ। तो ये इनकी बुक है। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी है इंडिया 2020, ये बहुत ही फेमस बुक है इंडिया 2020। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं कि विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, गाइडिंग सोल्स किसकी है, इंडिया 2020 किसकी है और इग्निटेड माइंड्स ये किसकी पुस्तक है। तो हम बताएंगे ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। और टर्निंग पॉइंट्स
ये सब APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक हैं। और APJ अब्दुल कलाम को वैसे तो इन्हें बहुत से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, कई यूनिवर्सिटियों ने इन्हें मानद फेलो की उपाधि दी, मानद उपाधियों से सम्मानित किया और बहुत ही इन्हें पुरस्कार मिले, डॉक्टर ऑफ साइंस, इंदिरा गांधी एकता पुरस्कार, इन्हें काफ़ी पुरस्कार मिले हैं। लेकिन हम यहाँ पर केवल पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न की बात कर रहे हैं। इन्हें पद्म भूषण का सम्मान दिया गया 1981 में, इसे याद रखिएगा। पद्म विभूषण उसके 9 साल बाद 1990 में दिया गया और भारत रत्न का सम्मान उन्हें 1997 में दिया गया, याद रखिएगा। जब ये राष्ट्रपति बनते हैं उसके लगभग 5 साल पहले ही इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका रहता है। तो 1997 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त होता है। फिर क्या रहता है, ये जब रिटायर हो जाते हैं, मतलब 2002 से 7 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं, उसके बाद ये अपने सार्वजनिक जीवन में लौट जाते हैं और ये उसके बाद क्या करते हैं, IIM शिलांग, IIM अहमदाबाद, इंदौर, ISC बंगलौर में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर कार्य करते हैं और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये पढ़ाते भी हैं और कई अपने अनुसंधान संगठन के विभागाध्यक्ष या जो विभाग में जो देख रेख करते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में कार्य करते हैं और कई विभागों से जुड़े रहते हैं। अब फिर क्या होता है कि 27 जुलाई 2015 को ये मेघालय के जो शिलांग है, IIM शिलांग में ये अपना भाषण देने जा रहे रहते हैं, अपना लेक्चर देने जा रहे रहते हैं। तो वहीं पर लेक्चर के दौरान ही इन्हें कार्डियक अरेस्ट आता है और फिर इनको लगभग रात के 7 साढ़े 7 के आसपास इनकी निधन की पुष्टि कर दी जाती है अस्पताल के द्वारा। तो 27 जुलाई 2015 को लगभग 83 वर्ष की आयु में IIM शिलांग गए थे, तो शिलांग में ही इनकी मृत्यु होती है और शिलांग मेघालय में। तो और इसके बाद इनके शव को ले जाया जाता है इनके पैतृक गांव और 30 जुलाई 2015 को रामेश्वर के पी करम्बू ग्राउंड में इनको दफना दिया जाता है। पी करम्बू ग्राउंड में इनको दफना दिया जाता है। इनके निधन की खबर सुनकर दुनिया भर के तमाम जो नेता रहते हैं इनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं, चाहे पाकिस्तान के हों, अमेरिका के हों, भूटान के हों। भूटान ने तो राजकीय शोक भी घोषित किया था इनके लिए। दलाई लामा, शेख हसीना, खालिदा जिया, अशरफ गनी जो भी हैं, ये सभी लोग अपनी इन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं और गूगल जो इंडिया है वो भी इनके सम्मान में काला रिबन अपने होम पेज पर लगाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुशासित जीवन जीने वाले, कुरान और गीता का समान रूप से अध्ययन करने वाले, जीवन भर शाकाहारी जीवन जीने वाले, मतलब शाकाहारी जीवन उन्होंने शाकाहारी जीवन जिया था और एक अनुशासित और वैज्ञानिक ज्ञान वाले और जनता के राष्ट्रपति के रूप में चर्चित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को हो जाता है। इन सबसे बड़ी सीख जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से हमें ये लेनी चाहिए कि इन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों न हों, पर जब हम अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। क्योंकि बचपन में स्वयं अब्दुल कलाम जी जो हैं बहुत ही गरीबी से रहे थे और इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए अखबार भी वितरित किया था और ये स्वयं 5 भाई बहन भी थे। तो इनका पालन पोषण जो है, पिता के पास बहुत ही कोई विरासत में मिली संपत्ति नहीं थी, वो नाव को किराए में देकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो इन्होंने ये कहा कि इन्होंने सिखाया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित हमारा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।